फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 10वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। एक बार सारे एपिसोड ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारी इतनी औकात नहीं है मिस्टर वीर रायचंद कि अंश कपूर तुम्हें ये बताए कि मैंने ये सब कैसे किया। उसकी बात सुनकर वीर रायचंद तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखने लगा और जहर उगलते हुए बोला, भले ही तूने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, लेकिन याद रखना, एक दिन मैं तुझसे सब कुछ सूद समेत वापस छीन लूंगा। उसकी बात सुनकर अंशु मुस्कुराने लगा। उसकी हंसी इस वक्त बहुत ही खतरनाक लग रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए तो देव के चेहरे पर पसीना निकलना शुरू हो गया, क्योंकि अंश के इस तरह से हंसने का मतलब वो अच्छी तरह से समझता था। उसने अपने मन में कहा, बॉस के इतना गुस्सा होने के बावजूद भी वीराइचन अभी तक जिंदा कैसे है? तभी अंशु ने नफरत से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम कब आओगे और कब मुझसे मेरा सब कुछ छीनोगे? इतना कहकर उसने अपनी कॉलर ठीक की और वहां से जाने लगा। इससे पहले कि वो उस हॉल से बाहर निकल पाता, वीर ने चिल्लाते हुए कहा, अंश कपूर, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी दौलत पर? याद रखना, मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगा और साथ ही साथ तुम्हारी वो खूबसूरत बीवी भी, जिसे मैंने हॉस्पिटल में देखा था। मैं जानता हूँ अब तक तुमने ये तो पता लगा ही लिया होगा, तुम्हारी शादी में तुम्हारी होने वाली बीवी को भगाने के पीछे मेरा ही हाथ था। फिर उसने हंसते हुए आगे कहा, तुम्हारी शादी से एक लड़की भागी तो तुम्हें दूसरी लड़की मिल गई। वाकई में मानना पड़ेगा, तुम्हारी किस्मत काफी तेज है। लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी वो किस्मत भी छीन लूंगा, अंश कपूर। और वैसे भी जब से मैंने तुम्हारी खूबसूरत बीवी को देखा है, सच में ऐसा लग रहा है कि अब मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। बड़ी कमाल की चीज चुनी है तुमने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। जैसे ही वीर ने यह सब कहा, अंश के हाथों के साथ साथ उसके सिर की नसें भी तन गई। उसकी आंखें नफरत से एकदम बाहर निकलने को तैयार थी। वहीं देव ने अंश को जब देखा तो अपना सलाइवा गटकने लगा। उसका गला सूखने लगा था। उसे इस वक्त वहां सांस लेने में भी घुटन महसूस हो रही थी। वहीं वीर अपनी बात खत्म करके आस्था के बारे में सोचते हुए अपने होठों पर अपनी टंग फेर रहा था। वो इस टाइम बहुत ही घटिया लग रहा था। एक पल के लिए तो देव को भी उसे देखकर गुस्सा आ गया। वहीं अंश का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वो वापस हॉल में आया और सीधे वीर के सामने आकर खड़ा हो गया और अचानक से बिना सोचे समझे उसने वीर का कॉलर पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। तभी वीर के एक गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो मिस्टर कपूर? छोड़िए हमारे बॉस को। इतना कहकर वो अंश को वीर से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंश पर तो इस टाइम वीर को मारने का भूत सवार था। उसके कानों में वीर की कही बातें गूंज रही थी। वहीं वीर अंश की इस हरकत पर पूरी तरह से हैरान हो गया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब क्या करेगा अंश वीर रायचंद के साथ? क्या वीर रायचंद अपनी इंसल्ट का बदला ले पाएगा? वो तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी इस बात का अंश को इतना ज्यादा बुरा लगेगा। वो दर्द से कराहने लगा था। एक पल के लिए तो उसकी सांसें रुक गई थी और उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो गया था। उसकी आंखें एकदम
बाहर आने को तैयार थी, तभी अंश ने उसे छोड़कर दूर झटक दिया और कुछ सोचते हुए उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद को शांत किया और देव के हाथ से पानी की बोतल लेकर उसका पानी वीर के मुंह में डाल दिया और फिर उसे धमकी देते हुए बोला, शांत हो जाओ वीर, इतनी आसानी से मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, और वैसे भी अभी तुम्हारे जाने का टाइम नहीं आया है। इतना कहकर उसने वीर की पीठ को 2 से 3 बार थपथपाया। वहीं वीर हाफते हुए बस अंश को घूर रहा था। वो देव अंश की तरह इस हरकत से हैरान था। फिर अंश हॉल से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही वीर अपने फेस पर आ रहे पसीने को साफ करने लगा। उसके गार्ड्स उसे हवा दे रहे थे, लेकिन अब वीर की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि वो एकदम से बेहोश हो गया। तो उसके गार्ड्स ने घबराते हुए कहा, सर को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उसकी बात सुनकर सबने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो सब वीर को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहीं अंश कार में आकर बैठ गया। देव भी उसकी बगल में आकर बैठ गया। देव की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अंश की तरफ देख ले। उसने खुद से कहा, आखिर बॉस ने वीर को जिंदा कैसे छोड़ दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? देव के मन में यही सवाल चल रहे थे, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंश से अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब जान ले। वहीं अंश एकदम खामोश बैठा था। हालांकि वो जब भी कार में बैठा होता था तो अपने लैपटॉप या फ़ोन वगैरह में कुछ ना कुछ करता रहता था, जैसे अपने काम का शेड्यूल चेक करना, किसी के साथ मीटिंग की टाइमिंग फिक्स करना। लेकिन आज ना तो उसने अपने लैपटॉप को छुआ था और ना ही फ़ोन को। वहीं देव मायूसी से लैपटॉप की तरफ देख रहा था, जैसे उसे लैपटॉप की शिकायतें सुनाई दे रही हो। अंश को शांत देखकर देव ने अपने मन में कहा, शायद ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है। कुछ देर बाद उनकी कार कपूर मेंशन के बाहर आकर रुकी। ये टाइम अंश के ऑफिस जाने का था, लेकिन आज उसने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी और वो सीधा घर आ गया था। उसने जैसे ही मेंशन के अंदर अपना कदम रखा, उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। कहीं ना कहीं वो आस्था को अपनी नजरों के सामने देखना चाहता था, लेकिन आस्था उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने खुद से कहा, वो लड़की इस टाइम हॉल में दादाजी के पास रहती है या फिर गार्डन में घूमती है, तो आज कहाँ चली गई? आज आस्था ना तो दादाजी के पास थी और ना ही गार्डन में। अंश भले ही ऑफिस में काम करता था, लेकिन घर के सीसीटीवी कैमरे के थ्रू वो सब पर अपनी नज़र भी रखता था। इसलिए उसने हॉल में कैमरे लगवा रखे थे, जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। आस्था को अपने सामने ना देख कर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि प्रोजेक्ट के चक्कर में उसने अभी तक घर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक नहीं की थी। हॉल में इस वक्त दादाजी अकेले बैठे थे। उसने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, शायद उस आफत की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो सो रही होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब अंश को आस्था के हॉस्पिटल जाने के बारे में पता चलेगा? फिर उसने अपने रूम की तरफ जाते हुए दादाजी से कहा, दादाजी, मैं अपने रूम से एक फाइल लेकर आता हूँ। वहीं दादाजी अंश की आंखों की बेचैनी को अच्छी तरह से महसूस कर सकते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, हम जानते हैं बेटा तुम्हें कौन सी फाइल लेनी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं हमारा रूड और खड़ूस पोता
एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं बोलेगा कि उसकी बीवी कहाँ है। वहीं अंश जैसे ही रूम में आया तो आस्था उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अब तो उसकी बेचैनी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने एक बार वॉशरूम के डोर पर नॉक किया और आवाज लगाते हुए बोला, आफत, क्या तुम अंदर हो? लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उसने पूरे रूम में अच्छी तरह से नजरें घुमाई और फिर वापस हॉक हॉल में बैठ गया। फिर उसने तेज आवाज में कहा, राजेश, मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ। अंश ने आज सुबह से ब्लैक कॉफी नहीं पी थी, इसलिए अब कॉफी पीने का उसका मन कर रहा था। उसे लगा था कि अगर वो राजेश को ब्लैक कॉफी लाने के लिए कहेगा तो दादाजी आस्था को उसके लिए ब्लैक कॉफी लाने को बोलेंगे, क्योंकि दादाजी ने कहा था कि उसके लिए खाना, नाश्ता, कॉफी सब कुछ अब आस्था ही बनाएगी, चाहे वो पसंद करे या ना करे। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए उसने राजेश को तेज आवाज में ब्लैक कॉफी लाने को कहा। बदले में दादाजी, जो उस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग कर रहे थे, जबकि उनका पूरा ध्यान अंश की हरकतों पर था। अंश अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर सोफे पर बैठा था। अब उसे बेचैनी होने लगी थी। उसने अपनी कॉलर ठीक करते हुए इधर उधर देखा, लेकिन आस्था उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अंश की नज़रों में इस वक्त बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। वहीं देव भी हैरानी से एक तरफ खड़ा था। कहीं न कहीं वो भी अंश के अंदर आए बदलाव को देख सकता था। उसने अपने मन में कहा, शायद बॉस कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये बोल नहीं पा रहे हैं। दरअसल अंश की पर्सनैलिटी और उसका ईगो ही ऐसा था जो उसे ये इजाज़त नहीं देता था कि वो किसी से ये पूछ ले कि आस्था कहाँ गई है। तभी अंश दादाजी की तरफ मुड़ गया और बोला, क्या बात है दादाजी, आज घर में इतनी शांति क्यों है? बाकी के सब लोग कहाँ गए? उसकी बात सुनकर दादाजी के फेस पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनते हुए बोले, बेटा तुम तो जानते ही हो, आहान कुछ बताकर थोड़ी ना जाता है। कॉलेज के नाम पर मौज मस्ती करने के लिए कहीं गया होगा। इतना कहकर दादाजी चुप हो गए और न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। वहीं अंश, जिसके बारे में जानना चाहता था, उसके बारे में तो वो जान ही नहीं पाया। उसने इरिटेट होते हुए कहा, दादाजी, क्या इस घर में सिर्फ आहान ही रहता है? बाकी लोग भी तो हैं, वो सब कहाँ गए? दादाजी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, बेटा तुम किसके बारे में जानना चाहते हो? साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी बातों का मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। उनके सवाल को सुनकर अर्श एकदम से चिढ़ गया। उसने कहा, नहीं कुछ नहीं दादाजी, मैं किसी के बारे में जानना नहीं चाहता। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, अब मैं चलता हूँ, वैसे भी मुझे कुछ ज़रूरी काम है। इतना कहकर वो मेन डोर की तरफ बढ़ गया। देव भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी दादाजी ने खुद से कहा, अरे मैंने भी अंश कपूर से कैसी उम्मीद लगा ली। भला ये क्यों मुझसे सीधे सीधे अपनी वाइफ के बारे में पूछेगा, जबकि मैं इसकी ईगो के बारे में अच्छे से जानता हूँ। ये सोचकर उन्होंने शरारती अंदाज में अंश को आवाज लगाते हुए कहा, बेटा रुको, इन बातों में मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। दादाजी की बात सुनकर अंश के कदम रुक गए। उसने कहा, जल्दी बोलिए दादाजी, मुझे लेट हो रहा है। उसकी बात सुनकर दादाजी ने उदास लहजे में कहा, बेटा तुम एक काम करो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो तुम हॉस्पिटल चले जाओ। उनकी बात सुनकर अंश एकदम कंफ्यूज हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।
आखिर कब होगा अंश को ये एहसास कि वो आस्था से प्यार करने लगा है। उसने दादाजी की तरफ पलटते हुए पूछा, क्या बात है दादाजी? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आप हॉस्पिटल क्यों जाना चाहते हो? दादाजी ने मना करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा। मैंने आकाश के साथ आस्था को हॉस्पिटल भेजा है। उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है। जैसे ही दादाजी ने यह बात कही, अंश ने खुद से कहा, इस आफत ने अब कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी है। ये सब सोचते हुए वो पूरी तरह से इरिटेट हो गया था और फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए। उसने खुद से कहा, अगर ये लड़की वीर राजन से मिली हुई हो तो अभी आकाश की जान को खतरा है। इस वक्त अंश के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। उसने जल्दी से देव की तरफ देखा और उसे घूरते हुए बोला, फटाफट कार निकालो और हॉस्पिटल चलो। अंश के दिमाग में क्या चल रहा था, देव को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर पहले जब वीर ने आस्था के बारे में उल्टा सीधा कहा था तो उसकी जान लेने के बजाय अंश ने उसे छोड़ दिया था। उसके बाद वो बड़े ही शांत तरीके से बैठ गया था और अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा कि आस्था हॉस्पिटल गई है तो अंश इतनी जल्दी में हॉस्पिटल जाना चाहता है। देव अंश के बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके पास अंश की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो बाहर आया और कार में बैठ गया। फिर वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। वहीं दूसरी तरफ आकाश आस्था को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था, लेकिन डॉक्टर रश्मि का सामना करने में वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि जब वो पिछली बार रश्मि से मिला था तब उसने गुस्से में रश्मि को किस कर लिया था और उसके बाद रश्मि ने जिस तरह से उसके साथ फ्लर्ट किया था वो बातें अब भी आकाश के दिमाग में घूम रही थी। वहीं आस्था जो पूरे रास्ते आकाश के साथ अनकंफर्टेबल होकर आई थी, उसने अपने मन में कहा, अगर आकाश भाई ने मेरे हाथों के निशान देख लिए तो ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी उसके कानों में आकाश की आवाज़ आई, तुम्हारी ट्रीटमेंट रश्मि करेगी, तुम उसके केबिन में जाओ। उसकी बात सुनकर आस्था खुश हो गई। रश्मि से तो पहली मुलाकात में ही उसे अपनापन महसूस होने लगा था। उसे रश्मि के साथ रहकर बड़ी बहन की फीलिंग आ रही थी। उसने आकाश से पूछा, भाई क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? उसकी बात सुनकर आकाश थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसके मन में डर था कि कहीं आस्था अंश के बारे में उससे कोई सवाल ना पूछ ले, क्योंकि वो आस्था से झूठ नहीं बोल सकता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूछो ना, क्या सवाल है तुम्हारा? आस्था ने कहा, क्या आप हमारी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? जैसे ही आस्था ने ये कहा, आकाश कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? क्या हुआ है? बताओ मुझे। आस्था ने मासूमियत से कहा, वो हम डॉक्टर रश्मि के फ़ोन नंबर लेना चाहते हैं। क्या आप हमें उनका फ़ोन नंबर दिलाने में मदद कर सकते हो? वो क्या है ना, हमें वो पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी थी और कुछ बातें हैं जो हम उनसे करना चाहते हैं। क्या आप हमारी इस मामले में हेल्प कर दोगे? क्योंकि अगर हम उनसे वहाँ नंबर मांगेंगे तो पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। लेकिन रश्मि दीदी ने बताया था कि वो आप सबको अच्छी तरह से जानती है, तो आप उनका नंबर आसानी से ले सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था कभी अंश के चंगुल से निकलकर वापस अपने गांव जा पाएगी? आस्था की बात सुनकर आकाश पूरी तरह से
कंफ्यूज हो गया। आस्था के लिए रश्मि का नंबर लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो इस तरह से रश्मि से उसके नंबर कैसे मांग सकता था, और अगर उसने ऐसा किया तो पता नहीं रश्मि उसके बारे में क्या सोचेगी। आकाश जानता था कि रश्मि उसमें इंटरेस्टेड है, और उसके नंबर मांगते ही वो तो हवा में उड़ने लग जाएगी। अभी वो अपनी ही सोच में था कि तभी आस्था ने फिर से पूछा, क्या बात है भाई, क्या हमने कुछ गलत कह दिया है? आप इतना क्यों सोच रहे हो? उसकी बात सुनकर आकाश एकदम से अपने सेंस में आया और आस्था की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं रश्मि का नंबर लेने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं। रश्मि इस वक्त अपने केबिन में ही है। हमें वहीं जाकर उससे मिलना होगा। उसकी बात सुनकर आस्था मुस्कुराते हुए जल्दी-जल्दी उसके साथ चलने लगी और खुश होते हुए अपने मन में बोली, अगर हमें डॉक्टर रश्मि के नंबर मिल गए तो हम उनसे दोस्ती कर लेंगे और फिर डॉक्टर बनने के लिए उनसे गाइडेंस लेंगे। फिर डॉक्टर बनना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। केबिन की तरफ बढ़ते हुए आस्था अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रही थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अंश उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। ये सोचते हुए कि आस्था के साथ रहने से आकाश की जान को खतरा है। आज जब वीर ने आस्था के बारे में उल्टा सीधा बोला था, तो अंशु को लगा कि वो वीर की जान ले ले, लेकिन वो अभी तक आस्था और वीर की मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाया था, इसलिए उसने वीर को छोड़ दिया था। उसने नफरत से अपने मन में कहा, मैं कौन हूँ, मेरा क्या बिजनेस है, इस बारे में पूरा देश जानता है, सब जानते हैं मुझसे पंगा लेने वालों को क्या अंजाम होता है। फिर ये लड़की बिना सोचे समझे मेरी लाइफ में कैसे आ गई? दरअसल अंश इस बात पर इतना ज़्यादा श्योर इसलिए था क्योंकि वीर ने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी कि उसने ही शादी से प्रियंका को भगाया था। तो इसका मतलब साफ था कि आस्था को भी उसी ने भेजा था, और आस्था के बारे में उल्टा सीधा बोलकर वो अंश को उकसाना चाहता था, ताकि अंश गुस्से में कुछ गलती करे और वीर उसका फ़ायदा उठाए। अंश के दिमाग में अभी तक यही बातें चल रही थी और वो आस्था को पूरी तरह से मुजरिम समझ रहा था। लेकिन अब आस्था का नाम तो अंश के साथ जुड़ चुका था, इसलिए वो आस्था को अपनी चीज समझ रहा था। उसने अपने मन में कहा, अगर वीर ने आस्था को भेजा है तो मैं आस्था को अपने हाथों से इतनी दर्दनाक मौत दूंगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यह सोचकर उसने कार की बैक सीट पर अपना सिर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद करी, कुछ ही देर में उसे आकाश दिखाई देने लगा। आकाश खून से लथपथ सड़क पर दौड़ रहा था और आस्था जोर जोर से हंसते हुए ताली बजा रही थी। वहीं वीर ने अपना हाथ आस्था के कंधे पर रखा था और वो उसे बड़े ही इंटेंस तरीके से छू रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर क्यों वीर रायचंद अंश से बदला लेना चाहता है? क्या हुआ था इन दोनों के बीच? ये सब अपने दिमाग में आते ही अंश ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। इस वक्त जो भी उसके दिमाग में चल रहा था वही उसे सपना बनकर दिख रहा था। अब आस्था पर उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा और वो जल्द से जल्द आस्था से मिलना चाहता था। तभी उसे ड्राइवर की आवाज़ आई, सर हम हॉस्पिटल पहुंच गए। ये सुनकर अंश जल्दी से कार से बाहर आया और अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन
देते हुए बोला, तुम सब चारों तरफ फैल जाओ। कहीं भी वीर रायचंद नजर आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। उसकी बात सुनकर सारे गार्ड्स हॉस्पिटल के चारों तरफ फैल गए और अंश हॉस्पिटल के अंदर चला गया और लंबे लंबे कदमों से डॉक्टर रश्मि के केबिन की तरफ जाने लगा। वहीं रश्मि ने जैसे ही आकाश और आस्था को देखा तो वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर आस्था के गले लग गई और आस्था को गले लगाए हुए ही वो मुस्कुराते हुए आकाश को देखने लगी। वहीं आकाश भी चोरी चोरी रश्मि को देख रहा था। इस वक्त रश्मि ने लाइट ग्रीन और वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी। उसके बाल घुंघराले थे जिनमें बहुत ही क्यूट और खूबसूरत लगती थी। काफ़ी देर तक आकाश चुपके चुपके रश्मि को देखता रहा। तभी रश्मि ने कहा, मुझे दादाजी का कॉल आया था, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ बैठो और बताओ क्या काम है। उसकी बात सुनकर आकाश आस्था ने एक नज़र आकाश की तरफ देखा तो रश्मि समझ गई कि शायद आस्था आकाश के सामने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना नहीं चाहती। उसकी बात समझकर रश्मि ने बड़े ही प्यार से आकाश की तरफ देखा और कहा, आकाश, मुझे लगता है आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहिए। रश्मि ने जैसे ही ये कहा, आकाश ने एक नज़र उसे देखा तो रश्मि ने शरारती अंदाज में उसे देखकर उसकी तरफ आई विंग की। ये देखकर आकाश एकदम से हड़बड़ा गया। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, ये लड़की कितनी ज़्यादा चालू है, लड़के को आई विंग कर रही है। दरअसल रश्मि के आई विंग करने की वजह से आकाश के गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसे शर्म महसूस हो रही थी। उसे इस तरह से शर्माते देखकर रश्मि हंसने लगी। वहीं उसे हंसते देखकर आस्था हैरानी से रश्मि को देखने लगी। फिर उसने एक नज़र आकाश की तरफ देखा। आकाश को शर्माते देखकर और रश्मि को हंसता देखकर एक पल के लिए तो आस्था कंफ्यूज हो गई। उसने उन दोनों को देखते हुए अपने मन में कहा, इन दोनों का कुछ ना कुछ रिश्ता तो जरूर है, लेकिन इतनी जल्दी मैं किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहती। सबसे पहले मुझे सारी बातों के बारे में अच्छे से तहकीकात करना पड़ेगा। जैसे ही रश्मि ने महसूस किया कि आस्था कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए कुछ सोच रही है तो उसने तुरंत हंसना बंद कर दिया। वहीं आकाश भी केबिन से बाहर निकल गया। तभी रश्मि ने जल्दी से कहा, आई एम सो सॉरी मिसेस कपूर। ये कहते हुए रश्मि ब्लश कर रही थी। भले ही उसने आकाश की तरफ देखकर आई विंग कर दी थी, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि उसने ऐसी हरकत पहली बार की थी। लेकिन आकाश को ऐसे छेड़कर उसे अच्छा लग रहा था। तभी आस्था ने जल्दी से कहा, रश्मि दी, क्या आप आकाश भाई को पसंद करती हो। रश्मि, जो किसी का कंधा ढूंढ ही रही थी, उसने जल्दी से कहा, पसंद करती हूँ। अरे मैं तो उससे बेतहाशा प्यार करती हूँ। मैं तो उस पर मरती हूँ, और आज से नहीं, पिछले 5 सालों से। लेकिन मजाल है वो बंदा मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तो देखता भी नहीं है। 2 साल पहले मैंने खुद सामने से उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। इनफैक्ट उसने मेरी इंसल्ट की वो अलग। उसकी बात सुनकर आस्था का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बिना पलके झपकाए रश्मि की तरफ देख रही थी। उसने एकदम हैरान होते हुए पूछा, आपने आकाश भाई को प्रपोज किया था। क्या लड़कियां भी लड़कों को प्रपोज करती है। अब हैरान होने की बारी रश्मि की थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आकाश कभी रश्मि के प्यार को समझ पाएगा।
आखिर क्यों है आकाश ऐसा? उसने कहा, क्या लड़कियां लड़कों को प्रपोज नहीं कर सकती? अगर लड़कियों को कोई पसंद आ जाता है तो उन्हें भी सामने वाले को प्रपोज करने का पूरा हक है। लेकिन यार, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुमने ऐसा कभी नहीं किया है? उसकी बात सुनकर आस्था ने मासूमियत से अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ये कैसी बात कर रही हो आप? हम किसी को पसंद कैसे कर सकते हैं? अगर हमने किसी लड़के से बात भी कर ली तो हमारी नानी माँ हमारी टांगे तोड़ देगी। इतना कहकर वो मासूम सा फेस बनाने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर रश्मि के होठों पर स्माइल आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज था किसी और दुनिया से आई हो। उसने क्यूरियस होकर पूछा, टांगे तोड़ना मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम्हारा एक भी लड़का दोस्त नहीं है? आस्था ने जल्दी से कहा, अरे हमारा तो कोई दोस्त है ही नहीं। हमारी नानी माँ ने तो हमें आज तक किसी लड़के से बात भी नहीं करने दी, तो फिर दोस्त बनाना तो बहुत दूर की बात है। हमारे गांव के प्रधान का बेटा था मन्नू। एक बार उसने हमसे बात करने की कोशिश की थी, तो हमारी नानी माँ ने उसे झाड़ू से इतना मारा कि उसके बाद से वो कभी भी हमारी गली में नजर नहीं आया। ऐसे ही आस्था अपने गांव के किस्से रश्मि को सुनाने लगी। वहीं रश्मि जैसे जैसे आस्था की बातें सुन रही थी, वैसे वैसे उसे आस्था की बातों में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। वो आस्था की बातों को एंजॉय कर रही थी। तभी रश्मि ने पूछा, वैसे तुम कहाँ से हो? आस्था ने जल्दी से कहा, हम तो रजतपुर गांव से आए हैं। आप जानती हो, हमारा गांव पहाड़ियों के पास है। हमारा गांव बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर रश्मि का तो दिल कर रहा था कि वो जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन फिर उसे लगा कि अगर वो आस्था के सामने हंसेगी तो शायद आस्था को बुरा लग जाएगा। और आस्था से उसकी नई नई दोस्ती हुई थी, इसलिए वो आस्था के ऊपर हंसकर उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। उसने आस्था का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अच्छा, हम तुम्हारे गांव के किस्से किसी और दिन सुनेंगे, लेकिन अभी दादाजी ने मुझे बताया है कि तुम्हारी हाथ में कुछ प्रॉब्लम है। बताओ क्या हुआ है? उसकी बात सुनकर आस्था ने जल्दी से अपना दुपट्टा हटाया। रश्मि ने जैसे ही उसकी फ्रॉक के कट में से उसके कंधे के पास के गहरे निशान देखे तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये सब किसी की उंगलियों के निशान हैं। उन निशान को देखकर रश्मि की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने गुस्से में कहा, ये सब क्या है आस्था? क्या तुम्हें अंश ने हर्ट किया है? ये कैसे हुए तुम्हारे साथ? आस्था ने मायूस होकर कहा, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने हमें जब भी पकड़ा है ऐसे ही पकड़ा है, और अब हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कबर्ड में रखे कपड़ों में से हमें यही ड्रेस ठीक लगी थी, इसलिए हमने ये ड्रेस पहन ली। लेकिन इसमें से भी हमारा हाथ दिख रहा है। हमने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दादाजी ने इसे देख लिया और फिर उन्होंने हमें आपके पास भेज दिया। आस्था मासूमियत से रश्मि को सारी बातें बता रही थी। तभी रश्मि ने प्यार से कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं अंश से कहूँगी कि वो आगे से तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव ना करे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब आस्था अंश को अपने सामने देखेगी और अंश क्या करेगा आस्था के साथ? उसकी बात सुनकर आस्था ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं रश्मि दी, आप कैसी बात कर रहे हो? अगर उस राक्षस को पता चल गया कि हमने उसकी शिकायत आपसे की है तो वो पता नहीं कौन सा रूप धारण कर लेगा। वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो तो एक नंबर का
पिशाच है पिशाच। और आपको पता है, हमें उसके बारे में बचपन से पता है। उसकी बात सुनकर रश्मि एकदम हैरान हो गई। उसने अपने मन में कहा कि आस्था अंश को बचपन से जानती है। दरअसल रश्मि अंश को काफी सालों से जानती थी। अंश ने कभी भी उसे नहीं बताया था कि वो किसी आस्था नाम की लड़की को जानता है। इनफैक्ट रश्मि ने तो आज तक अंश के आसपास कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं था। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम अंश की चाइल्डहुड फ्रेंड हो? आस्था ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, अरे नहीं, हम भला उस राक्षस को कैसे जानेंगे? हम नहीं जानते उन्हें। रश्मि ने कहा, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम अंश को बचपन से जानती हो। आस्था ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, वो हमारी नानी माँ ने बताया था कि हमारे गांव में जो पीपल का पेड़ है, वहीं पर इस तरह का एक पिशाच रहता है, और वो पिशाच मिस्टर अंश कपूर है। ये बात हम जानते हैं, लेकिन आप प्लीज़ इस बात के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि पिशाच लोग बहुत ही ज़्यादा डरावने होते हैं और ये लोगों का खून भी पी जाते हैं। उसकी बात सुनकर रश्मि का तो दिमाग घूमने लगा। उसने अपने मन में कहा, कहीं इस लड़की को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है? किस तरह की बातें कर रही है ये? मुझे जल्दी से इसका ट्रीटमेंट करके इसे यहाँ से भेजना होगा। ये सोचकर उसने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, डेफिनेटली अंश पिशाच होगा, लेकिन अभी दादाजी ने तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ भेजा है, हम पहले वो काम करते हैं। उसकी बात पर आस्था ने कहा, हाँ दी, क्यों नहीं? वैसे भी हमें बहुत दर्द हो रहा है। अगर हमें दर्द नहीं होता तो हम आपको दिखाने नहीं आते। और फिर हमने सोचा कि इस बहाने हमें आपसे मिलने का मौका भी मिल जाएगा। यह कहते हुए आस्था मुस्कुरा रही थी। वहीं रश्मि ने आस्था के हाथ को चेक करते हुए खुद से कहा, क्या ये लड़की सच में इतनी इनोसेंट है? अगर ये इनोसेंट है तो अंशु कपूर जैसे हार्टलेस की लाइफ में क्या कर रही है ये? कहीं ना कहीं अब रश्मि को आस्था की फिक्र हो रही थी। तभी अचानक से आस्था ने कहा, अच्छा रश्मि दी, ये बताइए, आकाश भाई आपसे शादी करना क्यों नहीं चाहते? आप तो खूबसूरत भी हो। हमने तो आप जैसी खूबसूरत लड़की कभी देखी ही नहीं। उसकी बात पर रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो तुम अपने आकाश भाई से ही पूछना कि वो मुझे पसंद क्यों नहीं करते। उसकी बात सुनकर आस्था अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी। वो जब भी अपनी आंखें इसे गोल गोल घुमाती थी तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती थी। उसने जल्दी से कहा, हमारे पास एक आइडिया है जिससे आकाश भाई आपसे शादी करने के लिए हाँ कह देंगे। उसकी बात सुनकर रश्मि ने उसे चेक करना छोड़ दिया। वो जल्दी से उसके सामने आकर बोली, क्या सच में तुम्हारे पास ऐसा आइडिया है जिससे आकाश मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह देगा? आस्था ने जल्दी से कहा, हाँ, आपको पता है, हमारे गांव में हमारी बचपन की सहेली थी मीना। उसे हमारे गांव के पास एक दूसरे गांव वाले लड़के से प्यार हो गया था। जैसे ही नानी माँ को ये बात पता चली कि मीना किसी लड़के से प्यार करती है, तो नानी माँ ने हमारा मीना से मिलना बंद करवा दिया। आपको पता है, हमने मीना को उसके प्यार से मिलवाने में कितनी मदद की थी। हमने मीना के पापा को एक लेटर भिजवाया था और उसमें साफ साफ ये बात लिखी थी कि मीना किसी को पसंद करती है, और अगर मीना की शादी आपने उस लड़के से नहीं करवाई तो मीना घर छोड़कर भाग जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब अंश को आस्था की सच्चाई पता चलेगी?
क्या वो खुद को माफ कर पाएगा? और एक ऐसा ही सेम लेटर हमने उस लड़के के घर पर भी भिजवा दिया था और उसके लेटर में लिखा था, आपका लड़का मीना नाम की लड़की से प्यार करता है और अगर आपने उसकी शादी मीना से नहीं करवाई तो वो घर छोड़कर भाग जाएगा। अब आप सोच लो, आपको अपनी इज्जत बचानी है या नहीं? आपको पता है दी फिर क्या हुआ? अपनी इज्जत के डर से उन दोनों के माँ बाप आपस में मिले और उन दोनों का रिश्ता पक्का करवा कर जल्द ही उनकी शादी करवा दी और अब मीना खुश है। ये कहते हुए आस्था मुस्कुरा रही थी। वहीं रश्मि हैरानी से आस्था को देख रही थी। उसने अपने मन में कहा, ये कितनी खतरनाक लड़की है। तभी आस्था ने कहा, देखना रश्मि दी, आपको और आकाश भाई को हम एक करवा कर ही रहेंगे। उसकी बात सुनकर रश्मि मुस्कुरा दी। आस्था को लेकर हर एक मिनट में उसकी सोच बदल रही थी। उसे एक बार में आस्था बहुत ही चालाक दिखाई दे रही थी, तो एकदम से खिसकी हुई नजर आ रही थी, तो कभी उसे आस्था मासूम नजर आ रही थी। रश्मि ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, आप मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन जिस काम के लिए आप हॉस्पिटल आई हो पहले वो तो करवा लो। उसकी बात सुनकर आस्था ने हाँ में अपना सिर हिलाया, तो रश्मि ने उसके कंधे के पास उसके हाथ को अच्छी तरह से क्लीन किया और फिर वहाँ पर एक तेल लगाया, जिससे आस्था को थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। फिर रश्मि ने वहाँ एक पट्टी लगाई और उसे पेन किलर खाने के लिए दे दी। तभी आस्था ने जल्दी से कहा, अच्छा अब हम भाई को अंदर भेजते हैं, फिर आप अपनी मोहब्बत का थोड़ा सा जादू चलाकर उनसे हाँ बुलवाने की कोशिश कीजिए। तब तक हम बाहर इंतज़ार करेंगे। डोंट वरी, हम केबिन में किसी को भी नहीं आने देंगे। आप समझ रही हो ना मेरी बात? उसकी बात सुनकर रश्मि शर्माने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वो पहली शख्स हो जिसने मेरे और मेरे प्यार के बारे में सोचा। तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितनी खुश हूँ। इतना कहकर उसने आस्था के फोrehead पर किस कर लिया, तो आस्था मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर आ गई। आकाश, जो बेसब्री से केबिन के बाहर खड़ा होकर आस्था का इंतजार कर रहा था, उसने जल्दी से आस्था से पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? उसकी बात सुनकर आस्था मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर दो प्यार करने वालों को मिला दिया जाए तो ऊपर वाला भी खुश हो जाएगा। और वो तो वैसे भी अपने कान्हा जी को खुश करने के मूड में थी, क्योंकि उसके कान्हा जी उससे नाराज हो गए थे। उसने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, भाई हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर मैडम ने कुछ दवाइयाँ दी हैं जो हमें समझ नहीं आ रही है कि उसे कैसे खाना है। आप एक बार प्लीज़ जाकर उनसे दवाइयों के बारे में समझ लीजिए और हाँ, आप उनका फ़ोन नंबर भी ले लेना। अगर हमारी तबीयत फिर से ख़राब हो गई तो हम उनसे फ़ोन पर ही पूछ लेंगे कि हमें क्या करना है। उसकी बात सुनकर आकाश ने अपने मन में कहा, क्या करूँ अब मैं? अगर फिर से उसने कोई हरकत की तो क्या होगा? दरअसल आकाश रश्मि के केबिन में जाने में हिचकिचा रहा था। तभी आस्था अपना सिर चकराने के बहाने से चेयर पर जाकर बैठ गई और बोली, भाई आप अभी तक यहीं खड़े हो, जल्दी जाइए, हमें दवाई भी खानी है, देखिए हमारा सिर चकरा रहा है। उसकी बात सुनकर आकाश जल्दी से अंदर चला गया। उसे देखकर आस्था अपनी चेयर से उठी और उसने बाहर से डोर लॉक कर दिया ताकि आकाश बाहर ना आ सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।
क्या आकाश अंश से आस्था को बचा पाएगा? क्या होगा अब इनके बीच? जैसे ही आस्था ने बाहर से डोर लॉक किया, आकाश एकदम से हैरान हो गया। उसने आस्था को आवाज लगाते हुए कहा, आस्था, डोर ओपन करो। ये तुम क्या कर रही हो? देखो, तुम्हारा इस तरह से अकेला रहना ठीक नहीं है। तुम्हारी जान को खतरा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? आस्था, डोर ओपन करो। तभी उसे अपने ऊपर किसी की गहरी नजरों की तपिश महसूस हुई। उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो रश्मि उसके पास ही खड़ी थी। रश्मि को अपने इतने करीब देखकर आकाश एकदम से घबरा गया। एक पल के लिए तो उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। तभी रश्मि ने धीरे से कहा, अगर तुम मुझे जबरदस्ती किस कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती? मिस्टर आकाश, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और अपने प्यार का आज मैं तुम्हें सबूत भी दूंगी। इतना कहकर वो धीरे धीरे आकाश के होठों की तरफ बढ़ने लगी। तो आकाश ने उसे रोकते हुए गुस्से में कहा, ये अपनी चीप हरकतें करना बंद करो और फटाफट से मुझे आस्था की दवाइयाँ दो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आप भूल रहे हो, आपकी मिसेस आस्था अंश कपूर मेरी छोटी बहन जैसी है और उसी ने ये आइडिया दिया है कि मैं आपको यहाँ रूम में बुलाऊं। रश्मि की बात सुनकर आकाश ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। उसने खुद से कहा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ऐसा आइडिया आस्था का ही हो सकता है। वैसे भी शैतानियाँ करने में और खुराफाती दिमाग लगाने में पीछे थोड़ी है वो। लेकिन जरूर रश्मि ने ही उसके दिमाग में कुछ ऐसा वैसा भरा होगा, तभी वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। ये सोचकर वो एक बार फिर से जोर जोर से डोर नॉक करने लगा और चिल्लाते हुए बोला, आस्था, ये क्या बचपना है? डोर ओपन करो। लेकिन आस्था ने डोर ओपन नहीं किया। उसने खुश होते हुए कहा, अब मैं दो प्यार करने वाले को मिलाकर कान्हा जी की गुड बुक में आ जाऊंगी और फिर उनसे अपनी सारी विशेष मांगनी शुरू कर दूंगी। वहीं इधर रश्मि आकाश की तरफ बढ़ रही थी। उसने परेशान होकर कहा, आखिर प्रॉब्लम क्या है आकाश? पूरे 2 साल हो गए हैं। मुझे लगता है अब तुम्हें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और अब हमें एक हो जाना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कितनी बार तुम्हें ये बात बता चुकी हूँ, आखिर तुम क्यों नहीं मानते? उसकी बात सुनकर आकाश ने इरिटेट होते हुए कहा, रश्मि, तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर मुझे तुमसे प्यार होता तो मैं कब का तुमसे शादी कर लेता। लेकिन जब मैं तुमसे प्यार करता ही नहीं हूँ तो शादी क्यों करूँ? इतना कहकर वो चुप हो गया और रश्मि के रिएक्शन को नोटिस करने लगा। उसने एक ही पल में रश्मि का दिल तोड़ दिया था। वहीं रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर आकाश ने झल्लाते हुए कहा, ओ प्लीज, अब बेवकूफ़ों की तरह रोना बंद करो। तुम एक जानी मानी डॉक्टर हो। तुम्हारा इस तरह से किसी लड़के के पीछे आई लव यू कहकर घूमना अच्छा नहीं लगता। आकाश की बातों से रश्मि की सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। उसका आकाश के लिए इतने सालों का इंतजार, आकाश के लिए प्यार का एहसास, सब आकाश को बेफिजूल लग रहा था। एक पल में ही रश्मि को अपने सारे भ्रम टूटते हुए दिखाई देने लगे। उसे ऐसा लगने लगा जैसे दुनिया में उसका कोई वजूद ही नहीं है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या रश्मि और आकाश एक हो पाएंगे? क्या आकाश कभी रश्मि को
अपनी लाइफ में देगा जब। वहीं दूसरी तरफ आस्था इधर उधर घूमते हुए रश्मि और आकाश के बारे में सोच रही थी। तभी उसे कान्हा जी का एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वो जल्दी से वहां चली गई और अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी। कान्हा जी, हमने एक और प्रेमी जोड़े को मिलवाने की कोशिश की है। प्लीज, जैसे आपकी राधा कृष्ण की जोड़ी है वैसी ही इन दोनों की जोड़ी भी बना दीजिए। हम जानते हैं आप हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो, लेकिन हम आपको मनाना भी अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपकी पसंद के 2 से 4 काम कर देंगे और आप मान जाओगे। इस वक्त आस्था पूरी तरह से अपनी प्रार्थना में मग्न हो चुकी थी। वो जब भी प्रार्थना करने बैठती थी तो एक लंबी शिकायत का पिटारा कान्हा जी के सामने खोल कर बैठ जाती थी। वहीं आकाश और रश्मि अभी भी केबिन में थे। दोनों ही एक दूसरे से इरिटेट हो रहे थे क्योंकि अब रश्मि आकाश के साथ 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहती थी। उसने जोर से केबिन का डोर नॉक करना शुरू कर दिया। उसे इस तरह देखकर आकाश ने गुस्से में कहा, अपनी ये फालतू की एक्टिंग करना बंद करो। ये सब दिखावा मेरे सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने इस तरह का चीप प्लान क्यों बनाया है, ताकि हम दोनों इस कमरे में बंद हो जाएं और तुम्हारा हॉस्पिटल का स्टाफ हमें एक साथ देख ले और फिर तुम ड्रामा करो और फिर मुझे तुमसे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा गिर जाओगे। अब तो आकाश की बातें रश्मि की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। इनफैक्ट उसका दिल इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वहीं जब आस्था मंदिर में प्रार्थना कर रही थी तभी उसके कानों में कुछ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसने जल्दी से उस तरफ देखा तो एक इमरजेंसी पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया गया था। आस्था जल्दी से आगे बढ़कर उसे देखने लगी, लेकिन इसी बीच अंश तूफान की तरह आस्था के सामने की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र आस्था पर गई और आस्था को उसने सही सलामत देखा तो उसकी नज़रें आकाश को ढूंढने लगी। उसे दूर दूर तक आकाश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो एकदम से बौखला गया और उसने नफरत से कहा, मतलब जरूर इस लड़की ने फिर रायचंद को फोन करके यहाँ बुला लिया है और आकाश को उसके हवाले कर दिया है। आस्था को लेकर अंश के मन में पहले से ही शक था, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका के बॉयफ्रेंड को शादी के दिन गायब किया गया था और फिर प्रियंका का शादी से चले जाना और आस्था का उससे अचानक शादी कर लेना, कहीं ना कहीं ये सारी बातें आस्था को शक के घेरे में खड़ा कर रही थी। वहीं इन सब बातों से अनजान आस्था की नज़रें उस इमरजेंसी पेशेंट को देख रही थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी अपनी आंखों में नफरत लिए अंश आस्था के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने आस्था के कंधों को कस कर पकड़ा और नफरत से बोला, मुझे सच सच बताओ, आकाश कहाँ है और तुम यहाँ करने क्या आई हो? बताओ, क्या किया तुमने आकाश के साथ? कहीं तुमने उसकी जान खतरे में तो नहीं डाल दी? आस्था तो पहले ही उस एक्सीडेंट केस को देखकर ट्रॉमा में थी, क्योंकि इस तरह से किसी के एक्सीडेंट को देखकर उसे अपनी मम्मी पापा की याद आती थी, जिनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसके सामने फिर वही मंजर घूमने लगा था और अब इस तरह से अंश के अचानक से सामने आ जाने से आस्था के दिमाग में जैसे कोई तूफान चलने लगा। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अंश क्या कह रहा है और वो उसे क्या जवाब दे। उसने अपने कांपते हाथ को ऊपर उठाया और सामने उस शख्स की तरफ इशारा किया जिसका एक्सीडेंट हुआ था।
उसने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, किसी का एक्सीडेंट। लेकिन उसकी बातें जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। उसकी हालत का अंश को तो जरा सा भी अंदाजा नहीं था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या होगा जब आस्था को अंश की सच्चाई पता चलेगी? क्या वो कभी अंश को समझ पाएगी? उसने आस्था की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। आस्था ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस वक्त वो पैनिक कर रही थी, जिस वजह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अंश ने गुस्से से उसे वॉल से लगाया और उसका गला पकड़ लिया। आस्था, जिसे पहले ही सांस लेने में परेशानी हो रही थी, अंश की गर्दन पकड़ते ही उसकी सांसें धीमी होने लगी। तभी अचानक वहां एक आवाज गूंजी। इस वक्त अंश का हाथ आस्था की गर्दन पर था और उसने आस्था के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। और एक बार फिर से उसने आस्था की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और नफरत से बोला, बताओ, कहाँ है आकाश? क्या किया तुमने उसके साथ? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आई हो, उस मकसद को और तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। याद रखना, मेरा नाम अंश कपूर है और अंश कपूर अपने दुश्मनों को आसान मौत नहीं देता। यह कहते हुए अंश बहुत ही खतरनाक तरीके से आस्था को घूर रहा था। वहीं आस्था तो अंश के थप्पड़ की वजह से सदमे में चली। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और वो अंश की बाहों में बेहोश हो गई। वहीं रश्मि लगातार डोर नॉक कर रही थी। तभी हॉस्पिटल एक स्टाफ ने डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही रश्मि गुस्से से आकाश को घूरते हुए बाहर निकल गई। उसके जाते ही आकाश ने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे आस्था के पास जाना होगा। आज मैं उसकी क्लास लेकर ही रहूंगा, ताकि वो इस तरह की बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर दे। ये सोचकर वो जल्दी से केबिन से बाहर आया और उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन आस्था उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वो घबराते हुए चारों तरफ आस्था को देख रहा था। आस्था उस एक्सीडेंट केस को देखने के लिए इमरजेंसी रूम तक आ गई थी। वो रूम हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पर था। आकाश भागते हुए आस्था को ढूंढने लगा। उसने अपने मन में कहा, कहीं आस्था के पीछे कोई दुश्मन तो नहीं पड़ गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो भी सकता है। आस्था कोई आम लड़की नहीं है, वो द डेविल किंग की वाइफ है। आकाश घबराहट में खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था। उसे पता था आस्था की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भागते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा और जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसकी नज़र देव पर गई। देव को वहां देखकर वो एकदम हैरान हो गया। उसने देव के पास जाकर पूछा, क्या हुआ देव? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देव, जो परेशान नजर आ रहा था, उसने घबराते हुए कहा, भाई, आप कहाँ थे? आप ठीक तो हो? बॉस को लगा कि आपकी जान को खतरा है। उसकी बात सुनकर आकाश एकदम हैरान हो गया। उसने पूछा, मेरी जान को कैसे खतरा हो सकता है? मैं तो यहाँ आस्था को लेकर आया था। अब हैरान होने की बारी देव की थी। उसने पूछा, यह आप क्या कर कह रहे हो भाई? आस्था भाभी ने आपको वीर के हवाले नहीं किया था? ये सुनकर आकाश कंफ्यूज हो गया। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने परेशान होकर पूछा, आस्था ऐसा क्यों करेगी? और वो कहाँ है? मैं तो उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या तुमने उसे देखा है? उसकी बात सुनकर देव ने सामने इमरजेंसी रूम की तरफ इशारा किया, जहाँ डॉक्टर आस्था का ट्रीटमेंट कर रही थी। आकाश जल्दी से
उस रूम की तरफ चला गया और खुद से बोला, आस्था को क्या हो गया? अभी तो वो बिल्कुल ठीक थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब अंश की हरकत के बारे में आकाश को पता चलेगा? क्या करेगा आकाश अंश के साथ? ये सोचकर वो इमरजेंसी रूम के अंदर आया तो उसकी नज़र अंश पर गई, जो वहीं खड़ा बिना किसी एक्सप्रेशन के आस्था को देख रहा था। दरअसल जब आस्था बेहोश हुई थी तब अंश ही उसे डॉक्टर के पास लेकर आया था। वो आस्था को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि आस्था से अब उसे काफ़ी हिसाब बराबर करने थे। अंश ने जैसे ही आकाश को देखा तो वो एकदम हैरान हो गया। उसके चेहरे का गुस्सा फिक्र में बदल गया। उसने आगे बढ़कर आकाश को अपने गले से लगा लिया और बोला, तुम ठीक हो? तुम अब तक कहाँ थे? उस वीर ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? अंश की सुई तो अभी भी वहीं अटकी हुई थी, क्योंकि वो तो यही सोच रहा था कि वीर ने ही आस्था को उसकी लाइफ में भेजा है। वहीं उसकी बात सुनकर आकाश ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? वीर की इतनी हिम्मत कि वो मुझे टच करेगा? और उसका हॉस्पिटल में क्या काम है? वैसे तुम ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि आस्था कहाँ है? मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रही है। उसकी बात सुनकर अंश कंफ्यूजन से उसे देखते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। आकाश ने कहा, देखो अंश, अभी कुछ भी सोचने समझने का टाइम नहीं है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आस्था कहाँ है। उसकी बात सुनकर अंश ने एक तरफ इशारा किया तो आकाश की नज़र इमरजेंसी वार्ड के पर्दे के पीछे एक बेड पर लेटी आस्था पर गई, जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। आस्था को इस तरह देखकर आकाश एकदम हैरान हो गया। उसने कहा, इसे क्या हुआ है? क्या किसी ने इस पर अटैक किया है? मैंने तो अभी से सही सलामत केबिन से बाहर निकलते हुए देखा था। अचानक से क्या हुआ है? बताओ मुझे। अब अंशु को समझ नहीं आ रहा था कि वो आकाश को क्या जवाब दे, क्योंकि उसने तो सोचा था कि आकाश को ढूंढने के लिए उसे ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन अब आकाश तो खुद चलकर उसके सामने आ गया था और उसने आकाश की वजह से ही आस्था पर हाथ उठाया था और उसे टॉर्चर करने की कोशिश की थी। अब अंश के लिए वहाँ रुकना मुश्किल हो गया। उसने एक नज़र आस्था को देखा और वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। उसके बाहर जाते ही देव इमरजेंसी रूम में आया तो आकाश ने उससे पूछा, देव, सच सच बताओ, यहाँ क्या हुआ है? उसकी बात सुनकर देव ने हिचकिचाते हुए कहा, वो बॉस को लगा कि भाभी ने आपको वीर राजन के हवाले कर दिया है और भाभी वीर राजन से मिली हुई है, इसलिए बॉस ने भाभी पर हाथ उठाया और उन्हें मारने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर आकाश ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस कर बंद कर ली। इस टाइम उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वॉल पर एक पंच मारा और बोला, आश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वहीं दूसरी तरफ अंश हॉस्पिटल से बाहर आ गया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था कभी अंश को माफ़ कर पाएगी? क्या अंश को अपनी गलती का होगा कभी एहसास? वो सीधा कार में बैठा और कार स्टार्ट करके अपने फार्म हाउस की तरफ निकल गया। इस टाइम उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसे अभी अपना गुस्सा शांत करने की ज़रूरत था।
वरना वो अपने गुस्से की आग में सब कुछ बर्बाद कर देता। इस टाइम उसे सही गलत का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उसकी आंखों पर गुस्सा और नफरत की पट्टी बंधी हुई थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आस्था अभी तक बेहोश थी। उसकी सांसें स्टेबल नहीं हो रही थी। जल्द ही इस केस को हैंडल करने के लिए डॉक्टर रश्मि को बुलाया गया। डॉक्टर रश्मि अभी भी आकाश को वहां देखकर हैरान थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आस्था पर गई तो कुछ पल के लिए उसकी धड़कनें थम गई। तभी उसकी नज़र आस्था के गाल पर पड़े थप्पड़ के निशान पर गई, जिसे देखकर रश्मि आकाश की तरफ पलटी और उसे घूरते हुए बोली, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी आकाश मल्होत्रा कि तुम इतने गिर जाओगे। इस लड़की की एक शरारत के लिए तुमने इस पर हाथ उठाया और इसे जान से मारने की कोशिश की। ये कहते हुए उसकी नज़र आस्था की गर्दन पर थी, जहां अंश की उंगलियों के निशान बने हुए थे। दरअसल रश्मि को एक गलतफहमी हो गई थी कि आकाश ने आस्था को टॉर्चर किया है। आकाश, जो इस टाइम आस्था की ऐसी हालत देखकर खुद दर्द में था, वो चुपचाप रश्मि के लगाए गए इल्जाम को सुनता रहा, क्योंकि उसे आस्था के लिए रश्मि की तड़प का एहसास था। आकाश ने कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि अंश अपने गुस्से और नफरत में इतना अंधा हो जाएगा कि उसे सही गलत की पहचान ही नहीं रही। वहीं देव ने ध्रुव को कॉल कर दिया था। उस वक्त ध्रुव एक छोटे बच्चे की सर्जरी में बिजी था, क्योंकि ध्रुव से बेहतर सर्जन पूरे शहर में कोई नहीं था, जिस वजह से उसने देव का कॉल नहीं उठाया।